Yeah. So good evening to one and all present over here. Myself, Sir Vaibhav. We are going to learn, we are going to understand, we are going to unravel the secrets of cell cycle and cell division. We are going to unravel, unfold the mystery of cell cycle. Cell cycle क्या है, cell division कैसे होता है, right? So I think last lecture में we have started with the cell cycle, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So once again, very shortly, cell cycle and cell division हम लोग पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ही देख रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल सेल साइकिल तो नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब सेल को डिवाइड करना होता है कि सेल के अंदर का जो मेन जीनोमिक डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर न्यूक्लियोइड डीएनए, वो डबल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है या रिप्लिकेट हो जाता है। सेल के अंदर अभी दो डीएनए है आफ्टर रिप्लिकेशन, तो बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। और लगभग प्रोकैरियोट को या टिपिकल बैक्टीरिया को सेल के न्यूक्लियस को, सॉरी आई मीन डीएनए को डिवाइड करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और बाकी का साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मतलब पूरे 20 मिनट्स में उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। ओके, तो प्रोकैरियोट में तो कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं रहते, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड में डीएनए होता है। ओके, तो वी हैव सीन की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर इंपॉर्टेंट एंड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड उनके होने के लिए सेल का डिवीजन होना, सेल का साइकिल होना इंपॉर्टेंट है। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल मतलब क्या है कि these are the sequence of events which occur in the life of cell। एक सेल के लाइफ में जो जो चेंजेस हो जाएंगे, जो जो बदलाव आएंगे, उन सब बदलाव को हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। क्यों साइकिल बोलेंगे, क्योंकि वो बदलाव मतलब सेम टाइप के चेंजेस होते हैं हर सेल के लाइफ में। द इवेंट्स आर गेटिंग रिपीटेड इन द लाइफ ऑफ सेल। तो उनमें से मेजर इवेंट्स कौन से हैं? जीनोम का डुप्लीकेशन होना, अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले तो उसको सिंपल वे में बोल सकते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होना, या फिर डीएनए का डबलिंग होना, सिंथेसिस होना। ओके, और सेल के बाकी के जो कंपोनेंट है ना, उसको डबल होना, सिंथेसाइज होना, और फिर सेल का डिवाइड हो जाना। और ये तीनों जो मेजर इवेंट्स है वो हैपेथेटली नहीं होते, इंडिपेंडेंटली नहीं होते, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में होते हैं। ओके, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में होते हैं। अलग लैंग्वेज में बोले तो ये पहले दो इवेंट है, जीनोम का डुप्लीकेशन और सेल कंपोनेंट का सिंथेसिस या डुप्लीकेशन, उसको ही हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। और जो एक्चुअल सेल डिवीजन है उसको बोलते हैं एम फेज या डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज। राइट, इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये फिर Yes, से sir. रिवाइज करें हम लोग। असल में देखो, ये भी हम लोगों ने किया था ना कल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सेल साइकिल जो है यूकैरियोटिक, उसमें दो मेजर इवेंट है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज मतलब सेल को अगर डिवाइड होना है ना, एक सेल से दो सेल बनाने हैं, तो उसको सब मटेरियल डबल लगेगा, दुगना लगेगा। तो सब मटेरियल को दुगना कर देगा, डबल कर देगा, और मतलब वो सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। तो ये प्रिपरेशन होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवाइड नहीं होता, लेकिन डिवीजन करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज। इंटरफेज क्यों? क्योंकि दो कंसेक्यूटिव एम फेज के बीच का फेज है, एम फेज इंटरफेज, एम फेज इंटरफेज। तो इंटरफेज मतलब दो लगातार डिवाइडिंग डिवीजन के बीच का स्पेस या फेज। तो हम लोग को पता है कि अगर आपको नीट एग्जाम देना है ना नेक्स्ट ईयर, तो एग्जाम के लिए सिर्फ 3 घंटा ही है, एक दिन का 3 घंटा ही एग्जाम में है, लेकिन इसके लिए आप 2 साल कड़ी मेहनत कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि डिवीजन एक्चुअली जो करना है उसको तो बहुत कम टाइम चाहिए, लेकिन डिवीजन होने के लिए, अच्छी तरह से डिवीजन होने के लिए अच्छे तरह का प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली डिवीजन नहीं कर रहा है, लेकिन डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरफेस। और मैक्सिमम टाइम उसमें लगेगा, टोटल सेल साइकिल में जितना टाइम लगता है उसमें 5% से भी कम टाइम एम फेज में या डिवीजन फेज में लगता है, और 95% से भी ज्यादा टाइम लगता है वो एक्चुअली नॉन डिवीजन और इंटरफेज में लगता है। तो एकदम हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, ये सब 3 एग्जाम्पल कल देख लिए। तो उसमें से बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया तो यूकैरियोटिक नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ डीएनए रिप्लिकेशन के लिए
18 मिनट लगते हैं, और बाकी का साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए 2 मिनट, मतलब टोटल सेल का साइकिल, सेल का लाइफ पूरा होने के लिए उसको 20 मिनट लगते हैं। लेकिन बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, तो उसमें कोई इंटरफेज या एमफेज नहीं होता है, G1 S G2 नहीं होता, उसमें तो सिर्फ S होता है और M होता है। S मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन और M मतलब डिवीजन, और उसमें से कुछ ग्रोथ भी होता है, लेकिन ऐसे G1 S G2 ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड? So is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir, clear. Yeah, Yes, sir. yeah. We'll move ahead. We'll move ahead. देखो, ये भी मैंने समझा था कि इंटरफेस को और क्या बोलते हैं, इंटरफेस क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि टू सक्सेसिव एम फेज के बीच की फेज है, प्रिपरेटरी फेज प्रिपेयर करता है एम फेज के लिए, उसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली डिवीजन नहीं करता। क्यों बोलते हैं बच्चों, पता है आपको? आपने ये टॉपिक पहले भी लर्न किया होगा, तो आप आपके अनुभव से बोल सकते हैं कि रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं उसको। सर ये स्टेम सेल डिवीजन नहीं करता। हाँ, और कोई? देखो एक्चुअली क्या है ना, कि एनसीईआरटी ने ऐसा उसका अलग अलग मतलब बनाया, लेकिन मैं सही मतलब आपको समझाता हूँ। क्या है एक्चुअली ना, जब साइंटिस्ट सेल के बारे में लर्न कर रहे थे कि सेल कैसे डिवीजन करता है, तो जब शुरू शुरू में साइंटिस्ट ने लर्न करना शुरू किया, अंडरस्टैंड करना शुरू किया सेल साइकिल के बारे में, तो उनको पता चला कि एक्चुअली सेल डिवीजन करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा का टाइम जो है उसमें वो डिवीजन नहीं करता। तो उनको लगा कि सेल एक्चुअली रेस्ट ले रहा है, सेल डिवीजन नहीं कर रहा है लेकिन रेस्ट रेस्ट कर रहा है। लेकिन तब उनको ये आइडिया नहीं था कि ये एक्चुअली रेस्ट का समय नहीं है, मतलब डिवीजन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो रेस्ट नहीं ले रहा है। उनको तो लगा था कि डिवीजन नहीं कर रहा है मतलब रेस्ट ले रहा है, वो दैट इज रेस्टिंग। उनको ये पता नहीं था कि उस टाइम कि रेस्ट कर रहा है, डिवीजन नहीं कर रहा है, लेकिन उस टाइम वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, वो तो पता नहीं था। उनको लगा कि डिवीजन करना है तो ही बहुत हलचल होती है सेल के अंदर, डिवीजन जब कर नहीं रहा है उस टाइम तो उसमें कुछ ही हलचल नहीं होती। तो उस टाइम उनको लगा था साइंटिस्ट को कि एक्चुअली जब डिवीजन नहीं होता वो बड़े टाइम में सेल एक्चुअली रेस्ट ले रही होती है। लेकिन उन्होंने उस टाइम ये नहीं जाना था साइंटिस्ट ने कि उस टाइम मतलब नॉन डिवाइडिंग के टाइम वो खुद को बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव रह रही है, बहुत बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारा मतलब मटेरियल को बना रही है, डबल कर रही है। तो बाद में उनको पता चला एक्चुअली कि एक्चुअली ये रेस्टिंग एक्चुअली नहीं है। लेकिन फिर भी ये रेस्टिंग ये वर्ड रह गया, एक्चुअली इट इज अ हिस्टोरिकल मीनिंग, इट हैज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। लेकिन अभी उसको रेस्टिंग फेज एक्चुअली नहीं बोलते, क्योंकि अगर कोई ब्रूस अल्बर्ट जैसी इतना बड़ा बड़ा बुक है, उसको बाइबल माना जाता है, ब्रूस अल्बर्ट नाम का एक सेल का इतना बड़ा मतलब बुक है, तो उसमें ये उन्होंने क्लियरली लिखा है कि एक्चुअली रेस्टिंग फेज उसको बोलना मिसनोमर है, मतलब गलत है। लेकिन अभी क्या है कि अभी एनसीईआरटी में जैसा दिया है ना वैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है ना? यू आर गेटिंग और नॉट, या कुछ ऊपर से जा रहा है? No, Yes, sir. sir, clear. यस सर। या Yes, sir. Clear. अभी अभी एक्चुअली इसका एक्चुअली मीनिंग अलग है, मतलब अभी एनसीईआरटी में ये बोला है कि एक्चुअली वो एक्चुअली डिवीजन नहीं कर रहा है, मतलब डिवीजन के हिसाब से रेस्ट ले रहा है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा टॉप लेवल का कि रेस्टिंग फेज को, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, और उसका एक ऑप्शन होगा कि इन रिलेशन टू डिवीजन, इन रिलेशन टू डिवीजन सेल इज नॉट डूइंग एनी वर्क, और सेल इज नॉट डिवाइडिंग, नॉट डूइंग वर्क, तो उसको रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसका एक्चुअल मीनिंग है ना, क्योंकि एनसीईआरटी तो लैंग्वेज का खेल है ज्यादातर बच्चों, एनसीईआरटी तो लैंग्वेज का खेल है ज्यादातर। क्योंकि ऐसे भी आप टेक्निकली बोलो ना, तो सेल डिवीजन के हिसाब से भी रेस्ट नहीं ले रहा है ना, डिवीजन तो एक्चुअली नहीं हो रहा है, लेकिन डिवीजन का कंसर्न उसमें है, क्योंकि उसको डिवाइड करना है तो ही वो प्रिपेयर करेगा ना। अगर उसको आगे जाके डिवाइड ही नहीं करना है तो क्या करेगा सेल? अगर सेल को आगे जाके एम फेज में जाना है, डिवाइड करना है, तो ही प्रिपरेशन में जाएगा ना, वो इंटरफेज में जाएगा ना, G1 S G2 में जाएगा ना। Yes, sir. यस Yes, sir. लेकिन अगर उसको आगे जाके डिवाइड ही नहीं होना है तो क्या करेगा सेल? तो सिर्फ तो वो जी G नॉट नॉट फेज फेज में नॉट में, में आ जाएगा। जाएगा। G0 फेज में चला जाएगा। वो चला जाएगा G0 फेज में, या तो परमानेंटली जाएगा या टेम्पररी जाएगा। और अगर जरूरत पड़ा तो वापस भी आ सकता है, अगर नहीं पड़ा तो नहीं आ सकता है।
लेकिन फिर भी G0 में अब इसमें अभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है बच्चों का कि देखो कि हम लोगों ने बोला इंटरफेस को नॉन डिवाइडिंग फेज, क्योंकि एक्चुअली वो प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन अभी अभी इस इंस्टेंट में, इस प्रेजेंट टेंस में वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको लोग बोल सकते हैं नॉन डिवाइडिंग। और G0 फेज को भी नॉन डिवाइडिंग बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इंटरफेस को नॉन डिवाइडिंग बोले या G0 को बोले, क्योंकि G0 इंटरफेस का पार्ट है या नहीं, पार्ट नहीं है। बोलिए मेरे को अगर आपको पता है, लेकिन अदरवाइज आई क्लियर आफ्टरवर्ड। तो G0 इंटरफेस का पार्ट है, हिस्सा है या नहीं है? It is the most critical, one of the most critical question. G0 phase, is it the part of interface or not the part of interface? Not Are you the सर part. है listening? पार्ट। हाँ, ओके ओके, क्या है इंटरफेस पार्ट है? सॉरी, G0 फेज इंटरफेस का पार्ट है या नहीं है? टाइप कर No, सकते sir. हो या सर है वो पार्ट। किसी को लग रहा है, कोई No, बोल रहा है sir. नहीं। जिनको भी जो भी बोलना है यस या नो बोल, मतलब टाइप कर लो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टॉप लेवल के, जो रैंक डिसाइड करते हैं। हाँ, जो रैंक डिसाइड करते हैं, दे विल डिसाइड योर रैंक। यस, नो, 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 यस यस यस, ओके, ठीक है। मैं अभी पूछ सकता हूँ कि जो यस बोल रहे हैं तो उनको क्यों लग रहा है, नो बोल रहे हैं तो क्यों लग रहा है, लेकिन हमें टाइम नहीं किया, मतलब टाइम का लिमिट है, मुझे आगे भी बढ़ना है ना, सिर्फ सब मतलब ये इसमें ही मतलब अटकना है नहीं है। बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ना इंटरफेस के तीन ही पार्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली ये। हम लोग ना दूर दूर का सोचते हैं, एक्चुअली अंदर का ही सोचना चाहिए हमें। अगर इमीडिएट विसिनिटी में जो है ना, अपने आसपास है ना, वही पहले ढूंढना है, और बाद में अनंत में जाना है, बाद में जाना है। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम लोगों ने देखा था इंटरफेज में तीन फेज है, G1, S और G2, यही फेज है ना, चार फेज तो नहीं है इंटरफेज में। ओके, उस वो टेक्निकल हो गया। अभी इसका फिलोसॉफिकल या एक्चुअल मीनिंग क्या है, देखो। अगर सेल, नो, इट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेस, इट इज नॉट द, इट इज द एग्जिट फ्रॉम इंटरफेस। बिकॉज बेटा, इट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेस, इट इज द एग्जिट फ्रॉम इंटरफेस या एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। एग्जिट करता है वो पूरा सेल साइकिल से, सेल साइकिल से वो एग्जिट करता है, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। ये भी क्वेश्चन आया था कि इंटरफेस में रहता है या इंटरफेस से एग्जिट हो जाता है। तो इंटरफेस से एग्जिट हो जाता है G0, इसलिए उसको जीरो बोला है ना, क्विसेंट बोला है। वो विड्रॉ करता है अपने आप को सेल साइकिल में से, उसको हिस्सा ही नहीं लेना सेल डिवीजन में, उसको आगे जाके डिवाइड ही नहीं करना है। ओके, तो एक्चुअली इंटरफेस में से वो बाहर चला जाता है, खुद को विड्रॉ करता है, क्योंकि उसको आगे जाके खुद का DNA डबल नहीं करना है, खुद का ऑर्गेनेल को डबल नहीं करना है। ओके, लेकिन वो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, डिवाइडिंग सेल से भी। मगर सपोज एक सेल अगर डिवीजन कर रही है, तो डिवीजन करने के पहले इंटरफेज में है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, या सस्पेंड द सेल साइकिल, राइट राइट, एग्जिट और सस्पेंड द सेल साइकिल, एग्जैक्टली राइट अर्पित बेटा, वेरी गुड। सो कम टू द पॉइंट, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि सेल जो है ना, वो अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेज में है, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि डिवीजन करने के लिए उसका खुद का सब रॉ मटेरियल डबल करना है, सब ऑर्गेनेल का डुप्लीकेट करना है, सब मतलब डबल करना है, सब मॉलिक्यूल्स को डबल करना है, सब चीज को डबल करना है, तो ही एक सेल से दो चीज बनेंगे ना, तो ही बन सकते हैं ना, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो Yes, sir. या इसका मतलब मैं ये समझा रहा था आपको कि इंटरफेज में से वो सस्पेंड हो रहा है। सस्पेंड क्यों बोलते हैं? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है अर्पित बेटा? व्हाई इट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन? यस यस, अर्पित, कैन यू हियर मी अर्पित? अर्पित, आर यू देयर? ओके, ठीक है।
तो मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है बेटा आपको? सर आ रही है। हाँ, सबको आ रही है ना? है। यस सर हाँ, आ रही है। यस सर। यस सर। कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा ज्यादा? नो सर। नो सर। हाँ, ठीक है। नो सर। इसको ना सस्पेंड बोलते कभी कभी, लेकिन एक्चुअली ना सस्पेंशन हर टाइम नहीं होता। देखो, अगर सेल G0 में गया और वो वापस जीवन में आ गया, तो कुछ टाइम के लिए, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए जीवन से बाहर गया, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी। तो अगर टेम्पररी गया है तो सस्पेंड हो गया है ना। मतलब किसी किसी बंदा काम कर रहा है, काम में कुछ गलती की तो उसको सस्पेंड किया, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको उसको रुकवा दिया काम से। डिसमिस तो नहीं किया, डिसमिस मतलब पूरा का पूरा उसका जॉब से निकाल दिया, उसको डिसमिस बोलते हैं। तो अगर सेल जीवन फेज से हट गई, बाहर गई, मतलब इंटरफेज से हट गई और G0 में गई, क्विसेंट फेज में गई, तो उसका मतलब है एक तो ये टेम्पररी गई है या परमानेंट गई है। अगर वो परमानेंट गई है ना तो उसको सस्पेंशन नहीं बोल सकते हम लोग। वो परमानेंटली अभी लॉक है G0 फेज में, अभी वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन कुछ सेल है वो बाद में वापस आ जाती है जरूरत पड़ने पर। ओके, जरूरत पड़ने पर वापस आ जाते हैं। यू आर गेटिंग और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो एनसीईआरटी ने तो बोला है कि एग्जिट या सस्पेंड, तो ठीक है। तो उसका मतलब हर बार सस्पेंशन नहीं, या पूरा का पूरा एग्जिट भी नहीं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। अगर उस सेल का वापस आना जरूरी है तो आ जाएगी, अगर वापस आना जरूरी नहीं है तो नहीं आ जाएगी। डन? क्लियर? यस सर। ओके। तो ये सेल इंटरफेज में खुद को प्रिपेयर कर रही है माइटोसिस के लिए, मतलब एम फेज के लिए। एक्चुअली कोई रेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन एनसीईआरटी के व्यू पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखे तो रेस्टिंग का इधर मतलब है, एनसीईआरटी की मतलब नजर से मतलब है नो डिवीजन, डिवीजन नहीं कर रही है, मतलब डिवीजन के हिसाब से वो रेस्टिंग ले रही है, रेस्ट कर रही है। बट एक्चुअली एनसीईआरटी भी ये भी बोलना नहीं भूलती कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मुझे अब एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे दो। अगर सेल रेस्टिंग में है, इंटरफेज में है, G1S या G2 में है, मतलब ये G1 से बाहर नहीं गई है, क्विसेंट में नहीं गई है, और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। दूसरी एक कोई सेल है वो G1 से बाहर गई, G0 में गई। अगर आप लोग दो सेल को कंपेयर करोगे, जो सेल G0 में है और जो सेल इंटरफेज में है, आगे जाके M में जाएगी, तो ये दो सेल में से, G0 वाली सेल और इंटरफेज वाली सेल, वो दो सेल में से कौन सी सेल ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है? हैव यू गॉट माय क्वेश्चन? सर जी नोट। यस सर। अरे, एक ये बहुत ज्यादा जा रहा है, मतलब मैं सिर्फ लाइन, जितना लाइन है उतना ही समझाऊं। हेलो, यस सर। यस सर। आपको समझ में नहीं आया क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सर आ रहा है समझ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मैं जो बता रहा हूँ? क्योंकि उस पे ना कुछ माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं सब इतना बढ़ा रहा था एनसीईआरटी के बाहर की जाके। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपको ये मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है, तो मैं वापस आ जाता हूँ, इस मतलब जितना भी लाइन है एनसीईआरटी में उतना ही समझाता हूँ। सर इंटरेस्टिंग है। बाकी के बच्चे नहीं बोल रहे, सात्विक, रिया, अंजना, प्रवीण, प्रियंका, हर्ष और बाकी के बच्चों भी। सर इंटरेस्टिंग है। काफी सर इंटरेस्टिंग सर ठीक इंटरेस्टिंग लग है। रहा है। इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग है। सात्विक बेटा, यस सर। आप नहीं बोले, सर इंटरेस्टिंग है। मतलब समझ में आ रहा है ना, तो ही इंटरेस्ट लगेगा। ये यस सर। यस सर। मैंने क्या क्वेश्चन क्या पूछा कि एक सेल है G0 फेज में, दूसरी सेल है इंटरफेज में, उसने क्विट नहीं किया है, जीवन को एग्जिट नहीं किया है, टेम्पररी भी नहीं किया है, परमानेंट भी नहीं किया है। तो ये दो सेल में से कौन सी सेल ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है? सर थैंक जी यू बेटा। नॉट वाले। या कौन सी? सर G0। या व्हाई डू यू थिंक बेटा इट्स G0? सर बिकॉज G0 के टाइम जो सेल है वो मैच्योरेशन की तरफ जाता है। वेरी गुड बेटा। तो आपने ना ये वर्ड सुना होगा ना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। यस सर। यस सर। तो अगर सेल
इंटरफेज में है, मतलब वो डिवीजन के लाइन में है, तो वो क्या है? डिफरेंशिएशन में है, डी डिफरेंशिएशन में है, रीडिफरेंशिएशन में है? नो सर। कौन से स्टेज में है वो सेल? G0 वाली सेल्स कौन से स्टेज में है, और G1 या इंटरफेज वाली कौन से में? हाँ, G0 डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। G0 वाली सेल कौन से स्टेज में है? डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? डिवीजन उसका रुक गया है, डिवीजन करना धीरे धीरे रुक गया है, और अभी अपने काम में लगी है। और देखो कि क्या होता है कि सेल को कोई काम अच्छा करना है ना, बहुत अच्छा करना है, उसको बोलते हैं टर्मिनल डिफरेंशिएशन। तो ये एक साथ नहीं हो सकता, डिवीजन और डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं हो सकता। अगर उसको कुछ काम में एक्सपर्ट होना है तो उसको डिवीजन रुकना होगा, डिवीजन मतलब उसको रुकाना होगा, तो ही एक कोई काम में एक्सपर्ट हो जाता है। इसलिए हार्ड सेल G0 सेल में जाता है ना, स्टेज में जाता है, क्योंकि हार्ड सेल को पंपिंग करना है। डिवीजन मतलब डिवीजन करेगा तो ये कब करेगा? कॉन्ट्रैक्शन कब करेगा? न्यूरॉन सेल को स्पेशल फंक्शन, बहुत स्पेशल फंक्शन करना है, तो डिवीजन के साथ साथ ये मेमोरी वगैरह स्टोर हो रही है, सब हो रहा है, वो कहाँ पे होगा? नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन अलग है। तो मतलब G0 स्टेज मतलब वो डिफरेंशिएटेड है। और अगर सेल डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डी डिफरेंशिएट हो गई और फिर से डिवाइडिंग बन गई, तो उसको क्या बोलेंगे? डिवीजन कर लेना। डी डिफरेंशिएशन। हाँ, डी डिफरेंशिएशन के लिए मतलब क्या किया कि जो G0 फेज में गई थी वो वापस किस में आ गई है? डिवाइडिंग फेज। वेरी गुड। डिवाइडिंग मतलब इंटरफेज में आ गई। अभी इंटरफेस के सिवा तो मतलब आगे नहीं जा सकती ना। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन मतलब टेम्पररी। डी डिफरेंशिएशन अगर उसका हुआ उसके बाद, तो उसके बिफोर वो डिफरेंशिएशन हुआ था, G0 में गई थी, वो टेम्पररी थी। लेकिन उसका फिर से अगर डी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो उसको वो परमानेंटली किसमें है? G0 में है। राइट? क्लियर? यस सर। यस और, सर। और रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? रीडिफरेंशिएशन का सर दोबारा से डिवाइडिंग फेज से वो हाँ, डिफरेंशिएट हो। सात्विक बेटा क्या रिपीट कर लूं मैं? हाँ देखो सर आप जो पॉइंट बता रहे थे लास्ट वाला ये। या देखो मैं दूसरी बैच जो है ना उसमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं बताता, क्योंकि आपकी बैच से ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो दिस इज गुड। देखो, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ये तो हम लोगों ने देखा। बाद में इंटरफेज में, हाँ ये तो हम लोग जानेंगे पहले। तो ये मैं बोल रहा था इधर कि ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं। जब G0 में जाती है ना, तो ये क्या होती है? एग्जिट होती है G1 से। एग्जिट फ्रॉम G1 मतलब एग्जिट फ्रॉम इंटरफेज, मतलब एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। उसका मतलब है एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। सेल साइकिल में उसको जाना ही नहीं है, मतलब ये क्या हो गई है? डिफरेंशिएट हो गई है। डिफरेंशिएट मतलब इट इज डूइंग इट्स फंक्शन बेटर। डूइंग फंक्शन, फंक्शनली डिफरेंशिएटेड, फंक्शन कर रही है अच्छी तरह से अपना फंक्शन करे, काम करे। जो भी उसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म उसको दिया है ना, वो अभी बहुत मतलब लगान से कर रही है अपना काम। और अगर वो फिर से डी डिफरेंशिएट हो जाती है, डी डिफरेंशिएट, तो उसका मतलब है अगर वो डी डिफरेंशिएट हो जाती है ना, डी डिफरेंशिएट हो जाती है, तो उसका मतलब ये फिर से डिवाइड होती है। ओके, फिर से ये डिवाइड हो जाती है, मतलब डिफरेंशिएट हुई थी और बाद में उसको लगा कि अभी मेरे को जरूरत है कि फिर से डिवाइड होने की, तो फिर से डिवाइड होने लगी। मतलब वो वापस आ गई है G1 में। इसमें वापस आ गई है वो G1 में वापस आ गई है। G1 में एंटर कर रही है वो, एंटर इन द G1। मतलब अगर कोई सेल डी डिफरेंशिएट हो रही है, इसका मतलब वो पहले डिफरेंशिएट हुई थी, उसका मतलब वो पहले G0 में गई थी, वापस आ गई है डी डिफरेंशिएट, वापस डिवीजन, मतलब वो
वापस जीवन में आई थी, मतलब कुछ टाइम के लिए G0 में गई थी, उसका मतलब वो सस्पेंशन हुआ था, उसका 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 सेल साइकिल सस्पेंड हो गया था कुछ टाइम के लिए, और जरूरत पड़ने पर वो फिर से जीवन में आ गई है। अगर कोई सेल डिफरेंशिएट हो रही है और बाद में डी डिफरेंशिएट हुई नहीं हो रही है अपने लाइफ टाइम में, मतलब वो परमानेंटली G0 स्टेज में है। क्लियर सात्विक बेटा? यस सर। या ओके। तो ये तो आपको पता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा G0 में है, मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव देन इंटरफेज। मेटाबॉलिकली, क्योंकि फंक्शन करना है ना तो बहुत एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिविटी सिर्फ आगे जाके डिवीजन के लिए है, लेकिन अभी इसके फंक्शन के लिए तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप का मेटाबॉलिज्म होगा। मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर इट्स टर्मिनल फंक्शन। ठीक है, क्लियर इतना सबको? Yes, sir. यस सर। Okay, you can thumbs up if you have understood, or you can ask me if any point you have not understood. Okay, come on. जिनको मुझे पता लगे कि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप कर लो, या तो फिर आप थम्स अप करना जरूरी नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो I'll clear it. But if you have understood this discussion, then you can definitely thumbs up. Yes, thank you सात्विक बेटा। ये कॉमन फर्स्ट न्यूट्रल नहीं रहना है। एक तो हमें मतलब क्विसेंट में जाना है, डिफरेंशिएट करना है, या तो हम लोग को डिवीजन में रहना है, बीच का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो या तो आप क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, या तो मतलब समझ में आया उसका रिस्पॉन्स दे दो। थैंक यू बेटा दिव्यांश। या कम ऑन, या तो आप डिफरेंशिएट हो जाओ, या तो आप क्या करो, जीवन में वापस आ जाओ। या कम ऑन फास्ट। सो मैं मान सकता हूँ कि ये आपको क्लियर है मोस्टली। या यस, देखो अभी देखेंगे, अभी तो बहुत आसान है, अभी तो बहुत आसान चीज है हमारे लिए। देखो इंटरफेज में हम लोगों ने देखा, अब इधर मैंने फिर से सेल साइकिल वही दोहराई है। ये एम फेज मैंने लिखा है, एक्चुअली एम फेज को हम बाद के स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए G1S G2 है बोले। देखो जीवन क्या है, जीवन को बोल सकते हैं हम लोग पोस्ट माइटोटिक गैप, बिकॉज इट टेक्स प्लेस आफ्टर माइटोसिस। देखो ये सीक्वेंस है, एम फेज के बाद G1 होगा, G1 के बाद S होगा, S के बाद G2, G2 के बाद फिर M। ये ऐसा नहीं कि G1 के बाद M, M के बाद G2, ऐसा नहीं है, एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस में हो जाता है। ओके, मतलब अगर एक सेल है, सेल G1 में गई, उसके बाद S में गई, उसके बाद G2 में गई, उसके बाद M में गई, 2 सेल बन गए। हर सेल उसके बाद G1 में जाएगी, या बाद में S में, बाद में G2 में, बाद में M में। अगर आप उसको आगे नहीं जाना है तो जीवन के अंदर ही रह के, मतलब जाने के बाद वो जीवन से बाहर हो जाएगी, मतलब रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन से बाहर हो जाएगी, क्विसेंट फेज में जाएगी, बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी और अपना का काम जो उसको दिया गया है वो इत्मीनान से कर लेगी। ठीक है, तो जीवन को हम लोग बोलते हैं गैप 1, फर्स्ट गैप, या ग्रोथ 1। इधर ग्रोथ 2 कैसे हो गया यार, ग्रोथ तो 1 होना चाहिए था उसको, ये तो हो गया उसका ग्रोथ 1। देखो ये सेल, एक सेल तो कोई था पेरेंट सेल, वो डिवाइड हो गया है, उनका डॉटर सेल बन गया है। ये डॉटर सेल धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहा है डॉटर सेल, तो उसको बोल देंगे ग्रोथ 1। और ये पहली टाइम की गैप है, इसमें गैप है उसके एस फेज के पहले की गैप है, तो उसको बोलेंगे गैप 1। तो G1 या गैप 1 या ग्रोथ 1 या ग्रोथ 1। ओके, सो इट इज द पोस्ट माइटोटिक गैप, क्योंकि माइटोसिस के बाद और सिंथेसिस के, डीएनए सिंथेसिस के पहले वाले गैप, मतलब पहले उसके बीच, तो उसको ये बोलेंगे पोस्ट माइटोटिक गैप फेज या प्री डीएनए सिंथेटिक गैप फेज। ओके, मतलब आपको पता है कि जीवन के बाद क्या होगा, एस फेज होगा। यू आर गेटिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग ना?
Yes, I Yes, sir. understand. हाँ, Yes, sir. तो जीवन के बाद या गैप 1 के बाद या ग्रोथ 1 के बाद क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए डबल होगा, जितना भी डीएनए होगा उससे डीएनए का अमाउंट डबल बनेगा। तो डीएनए का अमाउंट डबल बनाना है तो डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए उसको? डीएनए Polymerase enzyme. पॉलीमरेज मतलब जो एंजाइम डीएनए का डुप्लीकेशन करता है, जो एंजाइम डीएनए का डुप्लीकेशन करता है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आगे जाके डीएनए को बनाना है डबल, एक डीएनए से दो, दो से चार, जितना भी है उसका डबल बनाना है। ओके, तो उसके लिए डीएनए का पॉलीमरेज एंजाइम बनेगा। तो पॉलीमरेज तो एंजाइम है, एंजाइम मतलब प्रोटीन है, मतलब डीएनए सिंथेसिस के लिए कुछ प्रोटीन बनेंगे, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन किससे बनता है? आरएनए से बनता है, तो आरएनए सिंथेसिस बनेगा। डीएनए को बनाने के लिए एटीपी लगेंगे, तो एटीपी बनेगा। बाद में डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जुड़ने जुड़ने से ही बनेगा ना न्यूक्लिक एसिड डीएनए। यू आर गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, Getting. sir. sir. या तो क्या क्या होगा उसमें? इसमें एटीपी सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनेगा, और एक चीज होगा कि मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेनेल, क्योंकि सेल के अंदर कोई कोई बड़े बड़े ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा है, तो वो डबल बनेंगे, वो सिंथेसाइज होंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेनेल सिंथेसिस होंगे, जैसे कि ईआर जीबी जैसे। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो प्रोटीन में एक इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज। क्या इंपॉर्टेंट है? DNA DNA polymerase. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉल लिखता हूँ, पॉल मतलब पॉलीमरेज। ओके, ये भी बनेगा। एटीपी तो चाहिए ना, एटीपी से एनर्जी मिलके ही डीएनए के न्यूक्लियोटाइड मतलब जोड़े जाएंगे और डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो ये सब होता है इसमें गैप 1 या ग्रोथ 1 में, या G1 में, पोस्ट माइटोटिक या प्री डीएनए सिंथेटिक गैप। क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके। उसके बाद सेल जाएगा एस फेज में। एस फेज में जाएगा तो सेल के अंदर दो पार्ट है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए का एक्चुअली डुप्लीकेशन होगा या सिंथेसिस होगा, और ये कौन करेगा? ये करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और क्रोमैटिन भी डबल होगा ना, तो उसके लिए हिस्टोन लगेंगे। हिस्टोन में मैं समझा दूंगा बाद में कि हिस्टोन का क्या रोल है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लो आप कि डीएनए से क्रोमैटिन बनने के लिए हिस्टोन चाहिए। तो डीएनए का डबलिंग हो रहा है, तो हिस्टोन का भी डबलिंग होगा, हिस्टोन का सिंथेसिस होगा। हिस्टोन इज अ प्रोटीन। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन्स है, बेसिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स है, बेसिक प्रोटीन्स, क्योंकि एसिडिक डीएनए पे बेसिक प्रोटीन ही बाइंड हो सकता है। ये है बेसिक प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन का डबलिंग होगा और डीएनए का डबलिंग होगा। और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, तो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एनिमल सेल में आपको पता है कि सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल है, और एक ही सेंट्रोजोम होता है। और एक सेंट्रोजोम का मतलब उसके अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। तो एक सेंट्रोजोम से बनेगा दो सेंट्रोजोम, मतलब दो सेंट्रियोल से बनेगा चार सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम से बनेगा, एक सेंट्रोजोम मतलब दो सेंट्रियोल होगा उसमें ना, दो सेंट्रियोल, तो वो डबल होगा और उससे बनेगा दो सेंट्रोजोम, मतलब चार सेंट्रियोल, चार सेंट्रियोल बनेंगे। इतना क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये तो इस पे कंफ्यूज होता है क्योंकि बच्चों को लगता है कि दो सेंट्रियोल तो होते ही है एक सेंट्रोजोम में, तो उसका मतलब दो सेंट्रियोल होते हैं तो एक साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेंट्रियोल एक पोल पे गया, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल पे गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहीं तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा। दो सेंट्रियोल का एक साथ ऐसे 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 रहना 90 डिग्री एक दूसरे से परपेंडिकुलर, वो जरूरी है, नहीं तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे एम फेज के लिए, एम फेज के लिए जो चाहिए वो। ठीक है, तो इवेंट्स क्लियर है एस फेज का और साइटो मतलब न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का। Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, इसमें ना बच्चे दो चीज में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें ना मतलब हिस्टोन भी बनता है और सेंट्रियोल भी बनता है, दो चीज चाहिए। सिर्फ डीएनए तो बनता है, ये तो ध्यान रखेगा, आएगा हमें।
लेकिन एनिमल के अंदर ही सेंट्रियोल होती है ना, प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होती है। तो इसके लिए बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल का डबलिंग हो जाता है। सेंट्रियोल 2 से 4 बनते हैं, मतलब सेंट्रोजोम 1 से 2 बनता है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आ गया G2 फेज या गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज। बाकी जो बची कुची ग्रोथ थी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट था, बाकी के ऑर्गेनेल थे, छोटे 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 मोटे। मेजर ऑर्गेनेल तो डुप्लीकेट हो गए हैं पहले ही जीवन में। ओके, तो बाकी के बचे कुछ ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये भी रिमेनिंग ऑर्गेनेल है, वो भी डबल हो गए, वो भी डबलिंग हो गया, उसका भी सिंथेसिस हो गया। ठीक है, यू आर गेटिंग और नॉट? Yes, Yes. sir. Yes, Getting. sir. तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, क्लोरोप्लास्ट बनाना है, और G2 के बाद M बनाना है ना, M फेज है। तो M फेज के लिए क्या चाहिए? M फेज के लिए चाहिए स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस। चाहिए कि नहीं चाहिए? पता है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, स्पिंडल sir. किससे बनता है? स्पिंडल किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनना चाहिए इधर। तो इधर मैंने लिखा है ट्यूबुलिन। इधर ना अभी देखो कि ट्यूबुलिन, हिस्टोन और सेंट्रियोल, ये 3 चीज है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है G2 में, हिस्टोन बनता है न्यूक्लियस के अंदर S में, सेंट्रियोल बनता है S के साइटोप्लाज्म के अंदर, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर S में, और बाकी का जो ऑर्गेनेल है मेजर वो डबल होता है G1 में। तो सेंट्रियोल इसमें बनता है, डबल होता है S फेज में, और ट्यूबुलिन इसमें डबल होता है G2 में, G2. ग्रोथ G2 2 में, गैप 2 में। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग पोस्ट सिंथेटिक गैप, डीएनए के सिंथेसिस के बाद का गैप, या प्री माइटोटिक गैप। ओके, क्योंकि ये एम से पहले है और एस के बाद है। ओके, और ये सेल साइकिल ऐसे होता है, ये ऐसे होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम लोग देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। यही कोऑर्डिनेशन है उनके इवेंट का। पहले के जमाने में ना, थोड़े पहले फ्यू इयर्स में हम लोग ये सेल साइकिल चेक पॉइंट पढ़ाते थे। उसमें पढ़ाते थे कि G1 इज अ मेजर। हाँ, एक बात तो भूल गया मेजर, ये G1 सबसे बड़ा है। इंटरफेस तो बड़ा है 95% अभी, उसमें भी सबसे बड़ा क्या है? G1, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ लॉन्गेस्ट फेज। मतलब अगर आपने देखा कि पूरे सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट क्या है? इंटरफेज। और पूरे इंटरफेज में लॉन्गेस्ट क्या है? G1. G1। और पूरे सेल साइकिल में भी वैसे भी G1 ही लॉन्गेस्ट है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। और पूरे एम सेल साइकिल में एम फेज शॉर्टेस्ट है, शॉर्ट है। और एम फेज में भी एनाफेज सबसे शॉर्ट है। और एम फेज में सबसे बड़ा कौन है? लंबा। एम फेज के फेज Prophase. पता है क्या? Prophase. Okay. प्रोफेज, या Prophase. प्रोफेज। और पर्टिकुलरली तो मियोसिस में प्रोफेज बहुत बड़ा हो जाता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, मुझे sir. एक बताइए कि जो डिवीजन होता है ना, सेल का डिवीजन, वो 3 टाइप का होता है, 2 मेजर टाइप का होता है। एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, तीसरा भी होता है अमाइटोसिस। लेकिन अभी अभी बात करेंगे माइटोसिस मियोसिस की। तो इधर एम फेज का मतलब माइटोसिस ही क्यों है, मियोसिस क्यों नहीं? आपने देखा कि भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ना। तो इधर सेल साइकिल में एम फेज का मतलब माइटोसिस दिया है, मियोसिस नहीं दिया है। यस, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? Yes, sir. सही है. तो आपने कभी सोचा है कि इधर ये क्यों नहीं दिया है, मतलब माइटोसिस या मियोसिस ऐसा क्यों नहीं दिया है, सिर्फ माइटोसिस क्यों दिया है सेल साइकिल में? या यस, सोच लो। मैं ये जरा कॉफी का मग रख के आता हूँ, आ गया 10 सेकंड के अंदर। यस, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस,
तो ट्राई टू गिव आंसर। सेल साइकिल में हम लोगों ने सिर्फ एम फेज को माइटोसिस क्यों बताया है, मियोसिस भी बता सकते थे ना। सर क्योंकि माइटोसिस में डबल हो जाता है क्रोमोसोम्स का नंबर। तो क्या हुआ, मियोसिस में डबल नहीं होता क्रोमोसोम का नंबर, मियोसिस 2 में होता है ना डबल। यस सर। सर बिकॉज माइटोसिस इक्वलेशनल डिवीजन होती है। ठीक है ठीक है, लेकिन उसका ये इससे क्या संबंध कि सेल साइकिल में तो एम फेज का मतलब जिन सेल में एम फेज मतलब मियोसिस होता है, क्या उनमें भी सेल साइकिल पूरा होता है क्या, ये चीज ये सोचना चाहिए हम लोग को। अगर ये हम लोग एम में माइटोसिस के अलावा सिर्फ मियोसिस रखे, तो मियोसिस के पहले G1 S या G2 होता है क्या, ये सोचना चाहिए ना। अगर मियोसिस के पहले G1 S एंड G2 होता, तो हम लोग एम को मियोसिस भी लिख सकते थे, माइटोसिस तो लिख ही रहे हैं। माइटोसिस के पहले तो G1 S G2 होता है, लेकिन मियोसिस के पहले होता है क्या G1 S G2? नो सर। होता है मियोसिस 1। सर इन मियोसिस 1 एस फेज इज एब्सेंट, मियोसिस 1 में एब्सेंट या 2 में एब्सेंट? 2 में एब्सेंट होते हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा जसप्रीत, जसप्रीत वेरी गुड। सॉरी सॉरी सॉरी, या नो इश्यू नो इश्यू, अगर किसको ये क्लिक नहीं हुआ तो नो इश्यू। लेकिन हम लोग को ना पूरा सेल के साइकिल के अंदर घुस के बाहर आना है, तो ही सेल साइकिल समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसपे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन वो बहुत दिमाग को हिलाता है, इसलिए मैं उसके बहुत मतलब देखो कि मैं फिजियोलॉजिकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं टेक्निकल डिटेल में जा रहा हूँ। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. या यस सर। आई एम नॉट गोइंग इन द फिजियोलॉजिकल डिटेल, उसके तो फिजियोलॉजिकल डिटेल बहुत है, बहुत है। अगर एक एक चीज देखें ना तो बहुत डिटेल है, लेकिन वो टेक्निकल इश्यू में हम लोग जा रहे हैं, उसके टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है उसको, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम आते हैं उस पे। देखो अभी बताया जैसे जैसे कि देखो अगर उसको मियोसिस 1 मतलब मियोसिस लिखा ना, तो मियोसिस 1 के पहले तो G1 S G2 हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 मतलब जब मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आता है, तो मियोसिस 2 के पहले एस फेज नहीं होता, मियोसिस 2 के पहले एस फेज तो नहीं होता, और ग्रोथ फेज भी नहीं होता, डायरेक्टली डिवीजन होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली डिवीजन। तो इसलिए उसको ध्यान में रखने के लिए वो उसको माइटोसिस लिखते हैं। तो जिन सेल में मियोसिस होना है ना, तो मियोसिस 1 होने के पहले तो ये होता है सब, मियोसिस 1 होने के पहले तो G1 S G2 होता है, लेकिन 1 होने के बाद इंटरकाइनेसिस होता है, इंटरकाइनेसिस पता है ना आपको, और उसके तुरंत बाद एम्फेज ही होता है। कोई सेल का साइज नहीं बढ़ता, ग्रोथ नहीं होता, डीएनए डबल नहीं होता, ऑर्गेनेल डबल नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग? यस Yes, सर। sir. या तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हैं कि बाबा G1 बाद में S बाद में G2 बाद में M1, और M1 के बाद लिख सकते हैं M2, लेकिन M2 के पहले G1 S G2 नहीं होता, डायरेक्टली डिवीजन होता है। क्लियर? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस ओके, वापस आ जाते हैं इधर। तो ये तो आपको सबको क्लियर है सब। मेजर ऑर्गेनल यस सर। कब होते हैं डबल? यस सर। G1 में। बाकी के ऑर्गेनल कब होते हैं? G2 में। और सबसे ज्यादा लॉन्ग है G1 में, क्योंकि उसमें बहुत सारा बनाना है ना, ER को डबल होना है, GB को डबल होना है, और पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह बनना है, न्यूक्लियोटाइड भी बनाना है, ATP बनाना है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यस सर। यस Yes, सर। ओके, देखो G0 फेज की बात हम लोग कर रहे थे ना। G0 फेज, सपोज ये एक सेल है, सेल M फेज में गया, डिवाइड हो गया, मतलब उसके पहले उसका G1 S G2 हुआ था शायद, और M फेज के बाद वो डिवाइड हो गया है, डबल हो गया है। और अब अगर इसका एक सेल है, वो G1 में गया, S में गया, बाद में G2 में, और बाद में M में। सपोज उसको अगर G1 के
G1 में आने के बाद उसको आगे नहीं जाना है, S में नहीं जाना है, G2 में नहीं जाना है, M में भी नहीं जाना है, G1 भी कंप्लीट नहीं करना है, G1 भी उसको कंप्लीट नहीं करना है, वो एग्जिट कर रहा है G1 से, G0 फेज में जा रहा है, क्विसेंट में जा रहा है, तो इट एग्जिट G1 फेज और एग्जिट सेल साइकिल या एग्जिट इंटरफेज कोई भी बोल सकते हैं, एग्जिट इंटरफेज भी बोल सकते हैं उसको, एग्जिट इंटरफेज या एग्जिट सेल साइकिल, या फिर सस्पेंड भी बोल सकते हैं, सस्पेंड भी बोल सकते हैं, टेम्पररी अगर हुआ, लेकिन इतना बारीकी से पूछते नहीं एनसीईआरटी नीट में। सस्पेंड सेल साइकिल, ओके। इट इज नॉट द फेज ऑफ इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज जो है ना उसके तीनों फेज, सिर्फ 3 फेज है, कितने? 3, कितने? G1, S और G2। इंटरफेज का पार्ट G2 नहीं, सॉरी G0 नहीं है। मतलब अगर इंटरफेज में है तो तैयारी कर रहा है वो माइटोसिस की, अगर इंटरफेज में है तो इसका मतलब है वो माइटोसिस की तैयारी कर रहा है, अगर इंटरफेज में नहीं है मतलब वो उससे बाहर पड़ा है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो बाद में, जब आप बाद में पढ़ोगे ना तो यू मे बिकम कंफ्यूज। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर इंटरफेज में G1, S, G2, नो G0। डिफरेंशिएशन में जाता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल एडल्ट में, और कुछ सपोज सेल को रिक्वायर्ड है तो ये री एंटर करता है G1 में या सेल साइकिल में, फॉर एग्जाम्पल टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू और लॉस सेल्स। ये क्लियर अभी सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. या ओके, सबको क्लियर ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी हमारा M पेज, या उसको बोल दे माइटोसिस या सेल डिवाइडिंग फेज। एक मिनट, एक तो चीज रहेगी हमारी। देखो, सेल के पास डीएनए का अमाउंट जो है वो किसमें नापते हैं? ये नैनोग्राम या माइक्रोग्राम में नापते हैं। ठीक है? डीएनए अमाउंट की बात करें उसको बोलते हैं सी। डीएनए के अमाउंट को क्या बोलते हैं? सिंबल क्या है? C. सी। डीएनए अमाउंट एक्चुअली ना, वो डीएनए अमाउंट मतलब एक्चुअली वो डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट अमाउंट, डीएनए की कंटेंट है उसका अमाउंट, उसको सिंबल है सी। क्या है? सी। सपोज सेल है, सेल में G1 में उसके पास 2C है। कितना डीएनए? 2C है। 2C. तो S के बाद उसका कितना होगा? एट द एंड ऑफ S के बाद आफ्टर S पे कितना होगा? वो डबल होगा ना? 4C। क्या होगा? 4C. डबल होगा, डबल, क्योंकि डीएनए तो डुप्लीकेट होगा ना, डबल होगा, तो ये क्या बनेगा? 4C। G2 में कितना होगा? 4C. 4C. 4C होगा। और M में कितना होगा? 4C. 4C 4C. ठीक है? Yes, Getting or Yes, not? sir. यस सर। और M के बाद वो सेल डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा सेल ना, डिवीजन, तो उसके बाद कितना होगा? 2C। 2C. 2C. पे आ 2C. जाएगी। मतलब सपोज पहले सेल के पास सपोज 14, ऐसा क्वेश्चन पूछते न्यूमेरिकल,
G1 के बाद या M के बाद सेल के पास सपोज 30 माइक्रोग्राम या 30 नैनोग्राम है डीएनए, तो एस फेज के स्टार्टिंग में कितना है? स्टार्टिंग में तो 40 होगा, 2C इज इक्वल टू 40। एस फेज के बाद होगा 4C, मतलब अगर 40 है नैनोग्राम तो 80 नैनोग्राम होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ना? Yes, yes sir. sir. ओके, ये तो होगा डीएनए कंटेंट। दूसरा है चीज क्रोमोसोम नंबर। दूसरा क्या चीज है? क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर मतलब क्रोमोसोम का सेट का नंबर। ओके, सेट। तो सपोज जीवन में क्रोमोसोम का नंबर सपोज 2n है। कितना है? सपोज 2n है, तो एस में कितना होगा वो? 4N. नहीं, सेम रहेगा, 2n रहेगा। G2 में भी 2n रहेगा, M में भी 2n रहेगा, और उसके बाद भी 2n रहेगा। तो मतलब क्या होता है कि इंटरफेज में स्पेशली कब एस फेज में डीएनए कंटेंट क्या होता है? डबल होता है, बिकम डबल, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम as that of the parent cell। double same as of parent cell, as that of parent cell। अगर पेरेंट सेल में ही n है तो डॉटर सेल में भी n रहेगा। लेकिन अगर पेरेंट सेल में सपोज इफ लिखा, इफ दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ ये तो इसका मतलब नहीं कि हर बार वो 2n ही होता है। इफ अगर इनिशियली जीवन में क्रोमोसोम का नंबर 2n है और अमाउंट 2C है, या क्रोमोसोम n है या अमाउंट n सॉरी ओनली C है, तो वो C से 2C हो जाएगा, n से n ही रहेगा। n नंबर तो बढ़ता नहीं है, इंटरफेस में नहीं बढ़ता। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इज इट क्लियर? yes sir. Yes, sir. यस सर। ओके, मगर सपोज है सेल, उसके बाद सपोज इफ C इज इक्वल टू 2C, मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए इज 2C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सपोज 2n है। इफ लिखा है मैंने, ये है सपोज G1, तो ये आएगा S फेज आएगा। सपोज G1 के बाद ये आएगा S फेज। S में भी C हो जाएगा 4C, N जाएगा 2 इन रहेगा। G2 में C रहेगा 4C, N बनेगा, वो रहेगा 2N ही। ठीक है, M के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ M कितना होगा? ये 2N ही रहेगा, और ये बनेगा बाद में 2C। क्लियर? यस सर। Yes, sir. yes sir. इधर C का मतलब है डीएनए कंटेंट या डीएनए अमाउंट, और N का मतलब है क्रोमोसोम नंबर। तो इसका मतलब एक देखते हो, एस फेज जो होती है ना, एस फेज में क्या होता है? एक तो होता है डीएनए का डबलिंग, और भी होता है क्रोमोसोम का भी डबलिंग होता है। लेकिन
क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, क्रोमोसोम का भी डबलिंग हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि सपोज एक सपोज ये ना, ये सपोज एस फेज में क्या है, सपोज एक क्रोमैटिन है। क्या है ये? क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के फाइबर। ऐसे तो नहीं होते लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो सपोज ये क्रोमैटिन के फाइबर है, ये क्या है? क्रोमैटिन के फाइबर। उसमें डीएनए और प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमैटिन। तो एस फेज में जाने के बाद क्या होता है, सपोज मैं एक फाइबर निकाला हूँ, एक फाइबर निकाला हूँ, सपोज एक क्रोमैटिन का फाइबर है। तो एस फेज में गया, ये है जीवन फेज में। जीवन फेज में जब ये एस में जाता है, एस कंप्लीट होता है, तो एक क्रोमैटिन फाइबर से दो क्रोमैटिन फाइबर बनते हैं, लेकिन दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं और उससे बनता है फ्यूचर सेंट्रोमियर। क्या बनता है उससे? फ्यूचर सेंट्रोमियर। फ्यूचर सेंट्रोमियर बनता है। मतलब क्रोमोसोम का तो डुप्लीकेशन हो गया है, लेकिन ये दो क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हुए हैं, एक साथ ही जुड़े हैं सेंट्रोमियर से, जॉइनिंग से। इसलिए क्रोमोसोम का डबलिंग हो गया लेकिन नंबर तो डबल नहीं हुआ। ओके, क्रोमोसोम का डबलिंग हुआ, अमाउंट क्रोमोसोम का, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हुआ, बट नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। क्योंकि जो डबल क्रोमोसोम बने, एक क्रोमोसोम से डबल क्रोमोसोम बने या एक क्रोमैटिन से डबल क्रोमैटिन बने, वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। दोनों एक साथ जुड़े, हर कोई जो है वो एक से दो बनता है, तो दोनों ही एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उसको बोलते हैं फ्यूचर सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम। एस फेज को और एक बोलते हैं नॉन विजिबल और इनविजिबल फेज भी बोलते हैं। इसको और बोलते हैं इनविजिबल फेज। क्यों बोलते हैं इनविजिबल फेज, पता है आपको? एनीवन? बिकॉज chromosomes are not visible, chromosomes are not visible, visible नहीं है इस टाइप। हम लोगों ने देखा था ना, जब हम लोगों ने न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस के अंदर अपने हम लोगों ने क्या दिखा था कि इंटरफेस न्यूक्लियस। देखो ये अब इंटरफेस, अभी एक मिनट में खत्म करता हूँ। देखो ये सपोज इंटरफेस न्यूक्लियस है, सपोज ये इंटरफेस न्यूक्लियस है, इंटरफेस का न्यूक्लियस है। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्रोमैटिन का फाइबर है ना, क्रोमैटिन का फाइबर है। मतलब जो भी डीएनए है ना ह्यूमन में, फॉर एग्जांपल वो 46 क्रोमैटिन फाइबर में या 46 डीएनए, मतलब वो डीएनए स्प्लिट है 46 डीएनए में। और ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन उसमें क्या होता है? उसमें होता है डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ओके, अभी इंटरफेस में क्या आएगा? पहला जीवन आएगा। जीवन में तो ये कुछ नहीं होगा इसमें, बाद में जाएगा एस फेज में। तो एस फेज में जाने के बाद ये क्या बनेगा? क्रोमैटिन डबल, डीएनए डबल मतलब क्रोमैटिन डबल, डीएनए मतलब ही क्रोमैटिन मतलब ही फ्यूचर का क्रोमोसोम। अभी ये क्रोमोसोम नहीं बना, लेकिन क्रोमैटिन जब कंडेंस होगा ना तो क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम बोल सकते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है अभी। वो क्रोमोसोम क्रोमैटिन के रूप में है। जब ये प्रोफेज में जाएगा ना तो क्रोमैटिन से बनेगा क्रोमोसोम, कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर क्रोमोसोम बोल सकते हैं क्रोमैटिन को। ये क्या होगा? डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। मतलब सपोज ये एक एक मैंने दिखा रहा हूँ, सपोज ये एक क्रोमैटिन फाइबर है, सपोज ये क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर है। तो उसके अंदर सपोज एक डीएनए है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो वो डबल होगा। एस फेज में क्या होगा? डबल होगा। एस में क्या होगा? डबल होगा। और ये जुड़ा हुआ है किससे? सेंट्रोमियर से, फ्यूचर से। और उसके बाद जब ये, लेकिन मतलब इधर क्रोमैटिन का नंबर डबल नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ये सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता और ये अलग नहीं होता, तब तक ये डबल नहीं होता। तो इसकी मतलब डबल हुआ है लेकिन तब तक उसका नंबर डबल नहीं होता। नंबर डबल कब होगा? ये होगा नंबर डबल एनाफेज में। क्रोमोसोम का नंबर डबल कब होगा? एनाफेज में। एनाफेज में होगा। इतना सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, तो एक क्रोमैटिन है,
ये है डुप्लीकेटेड क्रोमैटिन, ये है डबल क्रोमैटिन, हर क्रोमैटिन का डबल क्रोमैटिन, या डी और डी मतलब डीएनए, मतलब डीएनए उसका मतलब ही क्रोमोसोम है। अभी तक वो क्रोमोसोम नहीं बना, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर में क्रोमोसोम बन रहा है, बनेगा। ओके, एस Yes, sir. एस फेज। तो इसका मतलब ये है कि ये जब आप एस फेज में देखते हो ना, ये जब एस फेज में देखते हो ना, तो ऐसे देखा मतलब ऐसे ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन, पतले पतले दिखेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं दिखेंगे, ये तो ऐसे बंडल में दिखते हैं, मिक्स दिखते। तो एक्चुअली ऐसे इंटरमिंगल होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब ये सब जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे है। तो और हर डबल डबल एक्चुअली डबल डबल है, लेकिन वो साफ दिखेंगे नहीं हमें, क्योंकि अभी उसका कॉम्पैक्शन होना बाकी है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, सो वी हैव डन विद दिस थिंग। इंटरफेस तो खत्म। क्लियर इंटरफेस सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी प्रोफेस में एक लेक्चर और मियोसिस सॉरी माइटोसिस में एक लेक्चर हो सकता है। माइटोसिस एक लेक्चर में, अगर इतना आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर है तो माइटोसिस तो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी माइटोसिस को 1 घंटा लगता है ना। तो जो चीज 23 घंटे में होती है तो वो हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली है, तो 1 घंटे में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि माइटोसिस मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। ड्रामेटिक मतलब क्या है? ड्रामा मतलब ड्रामा जो होता है ना, उसमें बहुत सारा इमोशन होता है, फाइटिंग होता है, या मतलब अलग अलग सीन हो जाते हैं, उसमें कॉमेडी होती है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत मतलब ऐसे बहुत बहुत एक्टिविटी नहीं हुई है ड्रामेटिकली, लेकिन माइटोसिस में एम फेज में मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। तो एक क्वेश्चन आता है ऐसे एनसीईआरटी की लाइन बेस कि विच इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, तो वो है माइटोसिस। सबको क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस यस, ओके, गुड नाइट। Good night, sir. यस Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. यस, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, Yes. sir. तो कंसेप्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. या इस पे आप आज विचार कर लेना, थिंकिंग कर लेना, और आपको कोई मतलब डाउट आ रहा है तो उसको लिखना पेपर पे, बाकी क्योंकि अब बाद में भूल जाते हो, और वो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. यस, बाय।